दोस्तों आज दुनिया में 180 से ज़्यादा देश हैं। लेकिन जब भी दो देशों में ट्रेड होता है या फिर किसी देश को कर्जा दिया जाता है तो वो सिर्फ एक ही करेंसी में किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक देश की करेंसी पूरी दुनिया की करेंसी बन चुकी है और ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने इसे अपनी करेंसी मान लिया। The US dollar. The US dollar. The US dollar. तो सोचिए कि जब पूरी दुनिया में करेंसी नहीं थी, कोई सोना नहीं था, कोई नोट नहीं थे, तो लोग व्यापार कैसे करते थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई और अब कैसे डॉलर पूरी दुनिया पे डोमिनेंस कर रहा है। आइए इसे समझते हैं। हो सके तो हम पूरा जो सिनेरियो है वो एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करके हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे व्यापार, पावर और करेंसी का ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे होता रहा और कैसे एक ही करेंसी पूरी दुनिया की करेंसी बन गई। दोस्तों 10,000 BCE से 8,000 BCE तक लोग जो है वो सेल्फ सफिशिएंट थे। मतलब जो भी लोग कमाते थे वो खुद के लिए कमाते थे। जो भी शिकार किया जाता था, जंगल से फल लाया करते थे, जो भी औजार बनाए जाते थे वो खुद के लिए थे। बाद में कबीले बने, कबीलों में चीज़ों का लेन देन शुरू हुआ। लेकिन ये जो लेन देन है इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता था। ये जस्ट फ्रेंडली सर्कल में जैसे हम लोग एक दूसरे को सामान देते हैं वैसे ही एक दूसरे को सामान देना लेना शुरू हो गया। आगे 8,000 BCE से लेके 6,000 BCE आते आते लोग सामान बेचते नहीं थे बल्कि तोहफे में देते थे। इसे ऐसा समझते हैं, एक मछुआरा है, वो मछलियाँ पकड़ के किसान को देता है। बदले में किसान उसे उसी समय कुछ नहीं देता, बल्कि जब किसान की फसल उगती है उसके बाद मछुआरे को अनाज दिया जाता है। ये जो लेन देन था वो पूरी तरह से ट्रस्ट पे डिपेंड था। इसे कहा गया गिफ्ट इकोनॉमी। आगे 4,000 BCE आते आते कबीलों का आपस में मिलना जुलना बढ़ता गया और चीज़ों का जो लेन देन है वो कबीलों कबीलों के बीच में होता गया। अब इस समय पे जो कबीला अनाज उगाता था वो कबीला दूसरे कबीले से जो हथियार बनाता था उसे हथियार ले लेते थे और अनाज जो थे वो दे देते थे। लेकिन इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती थी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये बार्टर सिस्टम की शुरुआत थी, लेकिन पूरा सिस्टम अभी बना नहीं था। लगभग 4,000 BCE से 3,000 BCE तक आज मेसोपोटामिया, जो आज का इराक और टिग्रिस का एरिया है, वहाँ के नदियों के आसपास के जो लोग हैं वो और विकसित होने लगे। खेती विकसित होने लगी, लोग जो है वो अपने काम में स्पेशलाइज होने लगे, जिसकी वजह से सरप्लस प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तब वस्तु के बदले वस्तु देने का सिस्टम चालू हो गया। इसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ खामियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। जैसे समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ मटके चाहिए या फिर कुछ औजार चाहिए तो आपको इस पूरे बाज़ार में ऐसे इंसान को खोजना पड़ता था जिसके पास मटका हो या फिर औजार हो और उसे भी अनाज की ज़रूरत हो, तो ही आप अपने पास जो अनाज है वो उसे दे सकते हो और उसके बदले आप मिट्टी के घड़े या फिर औजार ले सकते हो। इसके बाद वो जो अनाज है या फिर जो भी मटेरियल आपने प्रोडक्टिविटी बनाई है उसे ट्रैवल करके लेके जाना, ये भी एक अलग सी प्रॉब्लम थी। इन सारी वजहों से बार्टर सिस्टम जो है वो ज़्यादा चला नहीं। लेकिन बार्टर सिस्टम से कुछ चीज़ें जो है वो पैसे की जगह आने लगी। इसमें नमक हो, अनाज हो, पशु हो या फिर शंख, जिसे आज हम कौड़ी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें एज ए करेंसी एक्सेप्ट होने लगी। इसका मेनली यूज़ मेसोपोटामिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी जगहों में ट्रेड करने के लिए यूज़ होने लगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आसानी से पहचानी जा सकती थी और ये स्टोर करना भी आसान था और ये सबको चाहिए थी। और इसके बाद इन चीज़ों को रिप्लेस किया गया मेटल से, जैसे सोना हो, गोल्ड हो या कॉपर हो। लगभग 7,000 BCE आते आते लीडिया किंगडम, जो आज का टर्की है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम सोने और चांदी के सिक्के यूज़ होने लगे ट्रेड के लिए। इन सिक्कों पर किंग क्रोएसिस की मुहर हुआ करती थी। इन सिक्कों की वजह से ट्रेड जो है वो आसान हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम करेंसी की वैल्यू जो है वो सोने और चांदी जैसे मेटल से जुड़ी गई, जिसका मेनली यूज़ रोमन एम्पायर, इंडिया, चाइना इन जैसी कंट्रीज़ में होने लगा और इसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा। अब सोने और चांदी को करेंसी की वैल्यू से तो जोड़ दिया, लेकिन इसके भी बहुत सारे नुकसान थे। जैसे कि सोने और चांदी जो है वो बहुत भारी होते थे। आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे, उसे लोड करके ले जाना ये भी एक अलग दिक्कत थी। उसके बाद आता है ईयर 700 टू 1100। तो चाइना के लोग पहली बार अपना जो गोल्ड या फिर सिल्वर के कॉइन है वो एक गवर्नमेंट वेयर हाउस में जमा करते थे। वहाँ से उन्हें एक रिसिप्ट मिलती थी जो वो लेके दूसरे किसी शहर में जहाँ पे वो ट्रेड करना चाहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट वेयर हाउस को दिखा के उतना ही गोल्ड या फिर चांदी क्लेम कर सकते थे। बदले में कुछ कट लिया जाता था। और ये पहली बार है जब मेटल के कॉइन्स को
या फिर गोल्ड को करेंसी पेपर से जोड़ा गया और यहीं पर दुनिया की पहली पेपर करेंसी मिली जिसको गोल्ड की बैकिंग थी। और ये शुरू हुआ टैंग सॉन्ग डायनेस्टी में। दोस्तों आज का ये जो हवाला सिस्टम है ये कुछ इसी पे बेस्ड है। दोस्तों पेपर करेंसी का कंसेप्ट चाइना में जन्मा। 17वीं शताब्दी आते आते मार्को पोलो ने उसे यूरोप में पहुंचाया। फर्स्ट टाइम यूरोप में इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि गोल्ड के बदले पेपर इसका कोई सेंस नहीं बना। यूरोप में इसे बैंकिंग के सिस्टम के द्वारा मजबूती दी गई। इसे ऐसे समझते हैं कि इंग्लैंड के व्यापारी गोल्ड स्मिथ के पास अपना गोल्ड रखते थे। इसे आप एक बैंकर समझ सकते हो जिसके पास सिक्योरिटी थी, गोल्ड स्टोर करने के लिए अच्छा खासा सेफ था। वो इनसे गोल्ड लेता था और एक पेपर देता था जिस पे लिखा होता था बेरर कैन क्लेम दिस मच गोल्ड। अब ये रिसिप्ट जो है वो ट्रांसफरेबल बन गई। मतलब लोग जो है वो गोल्ड स्मिथ के पास जमा करते थे, बदले में रिसिप्ट लेते थे। लेकिन बाद में गोल्ड स्मिथ को यह समझ में आया 100 लोग गोल्ड जमा करते हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 10 लोग जो है वो गोल्ड क्लेम करते हैं, बाकी के 90 लोग गोल्ड क्लेम नहीं करते। जो रिसीट है उसी को ट्रांसफरेबल बना के उसी से सामान खरीदते थे, व्यापार करते थे। अब गोल्ड स्मिथ को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने इसका फ़ायदा उठाया और ज़्यादा रिसीट छाप के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ऐसा ही कुछ यूएसए ने भी किया था, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब गोल्ड स्मिथ ने जो किया उसे ओवरकम करने के लिए इंग्लैंड में 1694 में पहला बैंक खुला और यहाँ पे बताया गया कि मिलने वाले हर नोट के पीछे गोल्ड होना ही चाहिए। और यहाँ पे पहली बार पेपर करेंसी को गोल्ड की बैकिंग मिली जिसे कहा गया गोल्ड स्टैंडर्ड्स। इससे पेपर करेंसी पे भरोसा बढ़ने लगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने लगा क्योंकि उस समय ब्रिटेन जो है वो अलग अलग देशों से व्यापार करता था, अलग अलग देशों में जाके अपनी कॉलोनीज बना रहा था। तो ये जो आइडिया है वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी साबित हुआ। इससे गोल्ड और वर्ल्ड पावर जो है वो धीरे धीरे यूरोप या कहूँ तो इंग्लैंड के पास आने लगी। अब ट्रेड जो है वो आसान होने लगा और वक्त के साथ बढ़ने लगा। अब आते हैं 1940 से लेके 1945 की ईयर में। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर पीक पे थी और यूरोप और एशिया की बहुत सी कंट्रीज जो थी वो इस वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी। अब यूरोप जो है वो वॉर में फंसा हुआ था, उसकी जो फैक्ट्रीज है वो वॉर के लिए यूज़ होने लगी, इससे प्रोडक्टिविटी घटने लगी और जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कोलैप्स होने लगी। अब यहाँ पे आता है यूएसए। यूएसए क्या करता है, इन यूरोपियन कंट्रीज़ को सामान भी देता है, हथियार भी देता है, इसके बदले जो पेमेंट है वो गोल्ड में लेता है। इससे हुआ ये कि धीरे धीरे पावर या फिर कहूँ गोल्ड वो यूरोप से निकल के धीरे धीरे यूएसए की तरफ जाने लगा। अब हालत ये थी कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते होते सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी, उनकी इकोनॉमी, उनकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से घट चुकी थी। इन सारी इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए और यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए वर्ल्ड को चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, पावरफुल बैंकिंग सिस्टम और एक स्ट्रॉन्ग करेंसी। और इसी को ओवरकम करने के लिए दुनिया के 44 देश जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड में जमा होते हैं। यहाँ पे सब देश मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी करेंसी जो है वो आगे चल के वर्ल्ड करेंसी में यूज़ की जाएगी। और यहीं पे आता है यूएसए। यूएसए बोलता है हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, हमारे पास मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग है और युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होने की वजह से उनका जो बैंकिंग सिस्टम था वो भी बहुत ही मजबूत था। तो ना चाहते हुए इन 44 देशों ने डॉलर्स को एज अ वर्ल्ड करेंसी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे यूएसए बोलता है कि 1 आउंस गोल्ड के बदले हम आपको $1 देंगे। इसे आप मोटा मोटी 0.8 ग्राम समझ सकते हो, क्योंकि उस समय पे वर्ल्ड का 60% गोल्ड जो था वो यूएसए के पास था। यूएसए ने उस टाइम पे बहुत से डॉलर छाप के पूरी दुनिया में बांट दिए और बदले में गोल्ड स्टोर करना शुरू कर दिया। इसी टाइम पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई जो आज के समय में पूरी दुनिया की इकोसिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर यूएसए का ही डोमिनेंस है। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट की वजह से वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग करेंसी मिली, पूरी तरह से ट्रेड जो है वो स्टेबल होने लगा, इन्फ्लेशन कम होने लगा। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो यूएसए को होने लगा। यूएसए की जो करेंसी है वो रातों रात वर्ल्ड करेंसी बन गई। इससे यूएसए को पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे कंट्रोल मिल गया, यानी पूरी दुनिया जो है वो यूएसए के डॉलर्स पे डिपेंड हो गई और इसी को कहा जाता है डॉलर डोमिनेंस। अब यहाँ पे गोल्ड इज इक्वल टू डॉलर ये इक्वेशन बन चुका था, तो यूएसए को तो गोल्ड की जो वैल्यू है वो डॉलर के आसपास ही रखनी पड़ती थी। अब डॉलर स्ट्रांग हो ही रहा था और यूएसए जो है वो 1954 में वियतनाम वॉर में उतर जाता है। अब होता यह है कि यूएसए जो है वो वॉर की फंडिंग के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और वेलफेयर स्कीम्स के लिए डॉलर छापने लगा और पूरी दुनिया में देने लगा। पहले ये होता था कि जब भी कोई डॉलर यूएसए में छापा जाता था उसके बदले यूएसए में गोल्ड आता था,
लेकिन इस समय डॉलर के बदले गोल्ड नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितने डॉलर्स है उसके बदले में जितना गोल्ड अमेरिका के पास चाहिए था उतना गोल्ड यूएसए के पास नहीं था। ये बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है जैसे गोल्ड स्मिथ ने उस टाइम पे की थी। मतलब गोल्ड कम है लेकिन डॉलर जो है, पेपर करेंसी जो है वो पूरी दुनिया में ज़्यादा है। अब इस समय पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स गुले, उन्होंने कहा कि यूएसए जो है वो हमसे गोल्ड ले रहा है लेकिन बदले में हमें पेपर दे रहा है। तो फ्रांस ने क्या किया कि उस समय गोल्ड जो है वो वापस मंगाना शुरू कर दिया और डॉलर्स रिटर्न करने लगे। उस टाइम पे पूरी गोल्ड की जो ट्रेडिंग थी वो इंग्लैंड से होती थी। अब यहाँ पे पूरे देशों ने गोल्ड खरीदना शुरू किया और डॉलर्स वापस देना शुरू कर दिया। इससे गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू है वो एकदम से हाई हो गई और डॉलर जो है वो गिरता चला गया। अब हालत ये थी कि जितने डॉलर्स मार्केट में घूम रहे हैं उसके बदले जितना गोल्ड चाहिए था उतना गोल्ड यूएसए के पास नहीं था। तो यूएसए 1968 में इंग्लैंड की क्वीन जो थी उन्हें रिक्वेस्ट करके गोल्ड की जो ट्रेडिंग होती थी वो बंद करवा देते हैं। हालांकि ये ब्रिटेन वुड समझौते के लिए पहला झटका था, क्योंकि लोगों को अब तक ये समझ में आ चुका था कि गोल्ड के बदले जो डॉलर्स उनके पास है उनकी वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है और डॉलर पे जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। यूएसए चाहता था कि गोल्ड की जो असली मार्केट वैल्यू है वो छुपी रहे और डॉलर कमज़ोर ना दिखे। कंट्री जो है वो गोल्ड मांगना बंद कर दे, लेकिन मार्केट कंट्रोल जो है वो टोटली फेल हो गया, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट अचानक बंद करना पड़ा। इसके चलते 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन टीवी पे आते हैं और बोलते हैं कि अब से डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डॉलर की बैकिंग जो गोल्ड से की गई थी वो अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और फिर 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन टीवी पे आते हैं और बोलते हैं कि डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। गोल्ड की डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी अब ख़त्म हो चुकी है। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. इस घटना को निक्सन शॉक बोला जाता है। अब इस घटना से पूरी दुनिया को ये तो समझ में आ गया कि डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से होनी नहीं चाहिए। मतलब जो डॉलर डोमिनेंस हो रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड चलता है, अगर ऐसे ही यूएसए रातों रात कोई भी ऐलान कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो हिल जाती है। मतलब निक्सन शॉक के बाद जो भी डॉलर्स आपके पास पड़े हैं वो रातों रात रद्दी हो गए। अब बात जो है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती। यूएसए को गोल्ड के बदले दुनिया को कुछ ना कुछ तो देना ही था। उस समय मिडिल ईस्ट में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे वॉर शुरू थी। इस वॉर में इजराइल ने पूरे अरब कंट्रीज़ पे हमला किया था और यूएसए जो है वो खुले तौर पे इजराइल का समर्थन करता था, उसे हथियार भी देता था और पॉलिटिकल सपोर्ट भी देता था। इससे हुआ ये कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थी वो पैनिक में थी और यहीं पे यूएसए आता है और ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को बोलता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, एडवांस वेपन्स देंगे, मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे और आपकी रॉयल फैमिलीज़ को भी प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन थी। यूएसए ने कहा कि अब आगे से आपको ऑयल की जो ट्रेड है वो सिर्फ डॉलर्स में करनी होगी। मतलब जिसके पास डॉलर है वही आके ऑयल खरीद सकता है। यूएसए के इस एक दाव ने पूरी दुनिया का खेल ही पलट दिया। अब डॉलर को ऑयल की बैकिंग मिल चुकी थी, इसे ही आगे चल के पेट्रो डॉलर बोला गया। मतलब अगर आपके पास डॉलर्स है तो ही आप ऑयल खरीद सकते हो और इसी की वजह से पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज़ को डॉलर्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि अगर डॉलर्स नहीं तो ऑयल नहीं मिल सकता। और जो ग्रोइंग इकोनॉमीज थी उनके लिए ऑयल एक क्रूशल एसेट था। ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज़ ने डॉलर को एज अ वर्ल्ड करेंसी मानना शुरू कर दिया और वो डॉलर्स का जो ट्रस्ट है वो फिर से बढ़ने लगा। इससे पूरी दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ का कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली फिर से यूएसए के पास आने लगा और जो भी कंट्रीज़ इस बात को मानने से इनकार कर देती थी उन पर सैंक्शन लगा दिए जाते थे। अब ये बात दिखने में जितनी सिंपल थी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इससे डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो यूएसए को तो हो ही रहा था, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी थी जो इससे पूरी तरह से नाखुश थी। अब इसको समझेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू एंड जय हिंद।